मुझे खून बहा चाहिए। या तो आपको अपनी बेटी का निकाह अभी और इसी वक्त मेरे साथ करना होगा, या अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले करनी होगी। एक फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं रहेगी। जरगे में दरगाम बदर की अरग नमाज गूंजी थी। चौधरी जवाद की आंखें दरगाम बदर की बात पर बेयकीनी से फैली थी। जरगे में कुछ पल के लिए तो खामोशी ही छा गई थी। जहां चौधरी जवाद अपने गांव में जुल्म की वजह से मशहूर था, वहीं दूसरी जानिब दरगाम बदर भी कुछ कम ना था। दरगाम बदर, सोच समझकर बात करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की फजूल बात करने की? चौधरी जवान ने धारते हुए दरगाम बदर के सामने खड़े होते हुए कहा था। आवाज़ नीची। मुझे भी आवाज़ ऊंची करनी आती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुमने इनमें से एक भी मेरी बात नहीं मानी तो मेरी बहन को जिंदा सलामत मेरे सामने ले आओ। दरगाम बदर ने सर्द लहजे में कहा था। बाकी सारे गांव वाले चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। ठीक है, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने के बाद जवाद ने बेतासुर लहजे में कहा था। इस वक्त दरगाम बदर चौधरी के गांव में मौजूद था, लेकिन मेरी एक शर्त है। जवान ने दरगाम को देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दरगाम ने हाथ के इशारे से कुछ भी कहने से रोका था। चौधरी साहब, आपकी बेटी खून बहा में मेरी हवेली आ रही है, तो आपकी कोई भी शर्त मानना तो दूर, मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। 10 मिनट के अंदर मौलवी को बुलवाइए, मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है। दरगाम ने दुटुक अंदाज में कहा था। जवाद चौधरी ने गुस्से से अपने हाथों को भींचे, अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, वरना आज तक इस लहजे में किसी ने इससे बात नहीं की थी। लेकिन दरगाम की तो बात ही अलग थी। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनोशे ने लहजे में बेयकीनी लिए जवाद चौधरी को देखते हुए पूछा। अनोशे, जो अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी, अपनी माँ को परेशान देखती उनके पास आई। इससे पहले वो अपनी माँ से अपनी परेशानी की वजह पूछती, उसके बाप ने वहाँ आते ही उसके सर पर बम फोड़ा था। अनोशी, अब तुम अपने बाप के हुक्म अदोले करोगी? जवाद चौधरी ने सर लहजे में कहा। अम्मी जान, प्लीज़ बाबा जान को समझाइए, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन सब में मेरा क्या कसूर है? अनुषी ने अपनी माँ के पास आते बेबसी से रोते हुए कहा था। मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। सबा बेगम ने अनुषी के आंसू साफ करते हुए कहा था। वो खुद भी तो बहुत रो रही थी। चौधरी साहब, मौलवी साहब आ गए हैं। मुलाजिम ने आते ही नजरें झुकाकर मौलवी साहब के आने की इत्तला दी थी। सबा, मौलवी साहब आ गए, अनुषा को बाहर लेकर आओ। जवाद ने हक में अलेजी में कहा और बड़े बड़े कदम बढ़ाता वहाँ से बाहर चला गया। अम्मी जान, मामू के किए की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? अनुषा ने सिर्फ आंखों से अपनी माँ को देखते शिकवा किया था। मेरे बच्चे, ये रस्म बरसों से चली आ रही है, हम सब बेबस हैं। सबा ने गहरा सांस लेते खुद को कंपोज करते हुए कहा और चलते हुए अलमारी की तरफ गई और एक सुर्ख रंग का दुपट्टा लेकर अनुषा के सर पर उड़ा दिया। अगर इस वक्त तो खुद हिम्मत आ जाती तो अनोशे को कौन संभालता? अनोशे ने इसके बाद अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला तो वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। जब उसके बाप ने अपनी बेटी को जहन्नम में धकेलने के बारे में सोच लिया तो अब कुछ भी कहना बेकार था। थोड़ी देर बाद दरगाम बदर का निकाह अनोशे चौधरी से हो गया। दरगाम के चेहरे पर छाई सदमारी को देखते किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इससे बात कर सके। निकाह के होते ही वो घूंघट ओढ़कर बैठी। अनोशे की तरफ दरगाम बदर ने कदम बढ़ाया और इसकी नाजुक कलाई को पकड़े इसे अपने सामने ला खड़ा किया था। आज से तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम में से कोई भी मेरी हवेली में इससे मिलने आया तो सज़ा आप लोगों की इस लाडली को भुगतनी पड़ेगी। दरगाम ने दोटोक अंदाज में हजमत चौधरी को देखते हुए कहा। अनोशे को घसीटते वहाँ से ले गया जो पत्थर बनी उसके साथ चल रही थी। आपके लिए कि ये जायदाद इतनी है में कि आपने उसकी खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी? सबा ने जवाब के सामने खड़े होते और रोते हुए पूछा था। ये ज़मीन और ये सारी जायदाद हमारे बड़ों की मेहनत है और मैं ये सारी जायदाद दरगाम बदर के हवाले करते खुद सड़क पर आ सकता था। इस पर मेरे बेटे का हक है। जवाब ने दो टोक अल्फाज में कहा था। आपको अपने बेटे की फिक्र है लेकिन बेटी की नहीं। उसके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, आपने उसके बारे में एक बार भी सोचा है? ये सब आपके भाई की वजह से हुआ और सज़ा मेरी बेकसूर बेटी भुगत रही है। सबा की आवाज़ भी आज पहली बार अपने शोर के सामने ऊंची हुई थी। जवान ने आगे बढ़ते सबा को गर्दन से दबोचा था। आइंदा तुम्हारी जुबान मेरे सामने चली ना तो इसे काट कर रख दूंगा, और जहाँ तक बात है ना मेरे भाई की, तो उसके साथ तो मैं वो करूँगा जिसके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जवान चौधरी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते सबा की गर्दन को छोड़ते हुए करखगी से कहा, जो खांसने लगी थी और गहरे सांस लेते खुद को परसकून करने लगी थी। जवान ने केर बरसाती नज़र सबा पर डाली और फिर वहाँ से चला गया। अम्मी, आप तो इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं जैसे आपकी बेटी मर गई हो। निकाह ही तो हुआ है उसका और इतना अच्छा उसे शौहर मिल गया, उसे और से ज़्यादा क्या चाहिए? नाजिया ने गुस्से से अपनी सास को देखते हुए कहा, जो जवाद के जाने के बाद यहाँ आई थी।
सबा ने एक नज़र नादिया को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि नादिया से तो बात करना ही बेकार है। दरगाम, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मंगनी मेरी बहन के साथ हो चुकी थी, फिर भी तुमने अनुष्य के साथ निकाह किया। नादिया ने मुँह में बड़बड़ाते हुए जैसे खुद से कहा था। इज्जत उसका गुस्सा सातवें आसमान को पहुंचा हुआ था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी नंद को दरगाम जैसा हमसफर मिले। नादिया दरगाम की चचा की बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी 8 साल पहले अनुष्य के भाई तैमूर चौधरी से हुई थी। तो दोनों गाँव के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सरदार दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। दरगाम अनुष्य को अपनी हवेली लेकर आ गया था, जहां सारे मुलाजमी चेहरे पर हैरानगी लिए दरगाम और उसके साथ चलती अनुष्य को देख रहे थे। दरगाम ने हवेली में आते ही बड़ी खानम को आवाज़ दी। दरगाम की बारी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। थोड़ी देर बाद खानम ने चेहरे पर संजीदगी लिए अपने कमरे से बाहर आई थी। अभी वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, हाथ में तस्बीह पकड़े वो दरगाम और उससे कुछ फासले पर खड़ी अनुष्य को देख रही थी। एक हफ्ते पहले ही तो इनकी लाडली पोती इनको छोड़कर चली गई थी, वो जो हवेली में हर तरफ हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अपने साथ हवेली की जैसे सारी खुशियां ही ले गई थी। इतने में नादिया की माँ और उसकी बहन भी वहाँ आ गई थी। दरगाम, ये लड़की कौन है? खानम ने घूंघट निकाले खड़ी अनुष्य को देखते हुए पूछा। दरगाम ने भी अनुष्य को 8 साल पहले देखा था। इसके बाद दोनों गाँव के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि वो दोबारा कभी एक दूसरे की हवेली में नहीं आए, और दरगाम बदर को भी अनुष्य का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी खानम, ये लड़की जवाब चौधरी की बेटी है जो खून बहा में यहाँ आई है। दरगाम ने बड़ी खानम के पास आते नरम लहजे में कहा था। उनसे वो हमेशा नरम लहजे में बात करता था, चाहे सूरत हाल कैसी भी हो। इसका मतलब है कि तुम इस लड़की से निकाह कर चुके हो और ये इस हवेली की बड़ी बहू है अब। खानम ने अनुष्य को देखते हुए कहा, ये लड़की खून बहा में आई है खानम, और ये इस घर की बहू नहीं है। दरगाम ने सन्नफी में हिलाते संजीदगी से कहा था, लेकिन निकाह के बाद सुनते ही नाजिया की माँ हुमेरा और उसकी छोटी बेटी अनम ने बेयकीनी से पहले खानम और कुछ फासले पर खड़ी अनुष्य की तरफ देखा था। दरगाम, आप ये निकाह कैसे कर सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? अनम, जो सबसे पहले होश में आई थी, उसने आगे आते हुए दरगाम को देखते हैरानगी से पूछा था। अनम, मर्द को 4 शादी की इजाज़त है, और आइंदा जब बड़े बात कर रहे हो तो दखल अंदाजी मत करना। दोबारा मैं तुम्हारी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी खानम ने अनम को देखते हुए संजीदगी से उसे तंबा करते हुए कहा, और तुम इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ। बड़ी खानम ने जाने से पहले मुलाजमा को देखते उसे हुक्म दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। दरगाम अंदर जाने की बजाय वहां से बाहर चला गया था। मुलाजमा अनुष्य को बड़ी खानम के कमरे की तरफ ले गई। पीछे खानम और हुमेरा एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मुलाजमा अनुष्य को बड़ी खानम के कमरे में छोड़ने के बाद वहां से चली गई थी। यहाँ आओ, खानम ने दूर खड़ी हुई अनुष्य को देखते हुए कहा, जो चलते हुए बेड के पास आई और अपने चेहरे पर घूंघट को हटाया। उसने खानम की तरफ देखा था, जो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने जब पहले खानम को देखा था तो उसे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इनसे मुलाकात दोबारा इस किस्म के माहौल में होगी। बैठो यहाँ, बड़ी खानम ने उसे अपने साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा। अनुष्य खामोशी के साथ उनके पास बैठ गई। बड़ी खानम ने भी अनुष्य को 8 साल पहले देखा था, और अब तो वो मजीद प्यारी और मासूम लग रही थी। बड़ी खानम ने अनुष्य की तरफ देखा और बात का आगाज किया। तुम जानते हो ना कि यहाँ तुम खून बहा में आई हो? बड़ी खानम का लहजा नरम था। मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी और की गई सजा मुझे अब सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर कोई हमारा प्यारा हमें छोड़कर चला जाता है और वो कभी वापस नहीं आता तो। अनुष्य ने भारी लहजे में कहा था। मेरा पर क्या कसूर है? अनुष्य ने बेबसी से कहते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो अब नहीं रोएगी, लेकिन आंसू थे कि रुकने के बावजूद बाहर आ रहे थे। बड़ी खानम खामोशी से उसे रोता देख रही थी। तुम अब इस हवेली की बहू हो, इस हकीकत को कोई नहीं टाल सकता। मुलाजमा तुम्हें दरगाह बदर के कमरे में छोड़ देगी। अब से जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारी किस्मत। बड़ी खानम ने नजरें चुराते हुए कहा था, और मुलाजमा को आवाज़ देते हुए कहा कि अनुष्य को दरगाह बदर के कमरे में छोड़ दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आपका फिर भी यही फैसला होता? अनुष्य ने अपनी जगह से खड़े होते हुए शिकवा करते हुए कहा। जवाब होता होना था, अगर वो सब कुछ इसकी किस्मत में लिखा था तो वो क्यों गुब्बार अपने अंदर लिखती? अनुष्या कहते ही मुलाजमा के साथ वहाँ से चली गई। पीछे बड़ी खानम को सोचो के जंगल में धकेल गई थी। मुलाजमा अनुष्य के लिए दरगाह बदर के कमरे की तरफ जा रही थी और अनुष्य को देखकर हैरान हो रही थी, जो मेकअप के बगैर भी से मासूम सी गुड़िया लग रही थी। जब रास्ते में अनुष्य ने अनम का रास्ता रोका, एक पल के लिए तो अनम भी अनुष्य को देखते हैरान हुई, जो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बीबी जी, बड़ी खानम का हुक्म है कि छोटी बीबी को दरगाम साहब के कमरे में छोड़ना है। दरगाम के कमरे में? मेरे हक पर डाका डालकर अब ये दरगाम के कमरे में जाएगी? इसकी औकात नहीं है कि ये दरगाम की बीवी बने। अनम, जो पहले ही गुस्से में जल बुन रही थी, वो अनम की तरफ चिपटी।
जो एकदम घबराकर पीछे को हुई और अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और ज़मीन बहुत हो गई। उसका माथा ज़मीन पर जा लगा था। अनोशा के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी, बीबी जी क्या कर रही हैं आप? अगर बड़ी खानम को पता चल गया तो वो आपके साथ ना जाने क्या करेंगी। मुलाजमा ने परेशानी से नम को देखते हुए इसे डराना चाहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो बड़ी खानम से कितना डरती है। नम ने अनोशा को गुस्से से देखा, जो माथे पर हाथ रखे बैठी थी, जहाँ से खून बह रहा था। खून को देखते एक पल के लिए नम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे। उसे सिर्फ बड़ी खानम का डर था, इसलिए खामोशी के साथ वहाँ से चली गई। बीबी जी आप ठीक तो हैं? मुलाजमा ने जल्दी से अनोशा को सहारा देकर उठाया, जिसने अपने माथे पर हाथ रखा हुआ था। बीबी जी आपके माथे से तो खून निकल रहा है, मुलाजमा ने परेशानी से कहा। मैं ठीक हूँ, अनोशा ने खड़े होते अपनी चादर को माथे पर रखते हुए कहा था। लेकिन बीबी जी खून बहुत निकल रहा है, मुलाजमा ने जल्दी से कहा। मैं ठीक हूँ, अनोशा ने सर्द लहजे में कहा। ये सब तो अब इसकी किस्मत में लिख दिया गया था, तो अब इस छोटी मोटी तकलीफ पर बैठकर वो रो तो नहीं सकती थी। बीबी जी मैं अभी आती हूँ, मुलाजमा ने कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा भागती हुई आई, जिसके हाथ में बैंडेज था। उसने जल्दी से अनोशा के माथे पर लगा दिया। चलें, अब मैं आपको साहब के कमरे में छोड़ देती हूँ, मुलाजमा ने फिक्रमंदी से कहा। तो अनोशा उसके साथ खामोशी के साथ चल पड़ी। आगे न जाने कौन सी मुश्किलात का सामना अनोशा को करना था, लेकिन मुलाजमा को मासूम से अनोशा पर बहुत बुरी तरह आ रहा था। मुलाजमा अनोशा को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अनोशा ने दरगाह बदर के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, लेकिन अभी तक उसे देखा नहीं था। और अब भी जब वो दरगाह बदर के साथ यहाँ आई थी तो घूंघट निकाला हुआ था, फिर झुका वो लफ्ज़ कांपती दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त इसकी जो हालत हो रही थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। इस कमरे में इसका वजूद निहायत अजीब लग रहा था और दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शायद दरगाह बदर के खौफ से इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही थी। बड़ी खानम का हुक्म था कि इसे दरगाह बदर के कमरे में पहुँचाने का, क्योंकि अब वही शान शौकत वाला मर्द उसकी किस्मत था, उसकी ज़िंदगी का मालिक। वरना तो इसे लग रहा था कि इसे किसी छोटे से कमरे में फेंक दिया जाएगा। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसका दिल उछलकर हलक में आया था। गुलाबी चेहरे पर खौफ की सफ़ेदें फैलने लगी थी। भारी कदमों की आड़ पर से मुट्ठियाँ एक दूसरे में कैद के सामने देखा तो यूँ लगा जैसे वो अब सांस नहीं ले पाएगी। दरगाह बदर, जिसके जुल्म से पूरा गाँव वाकिफ था, जिसकी दरिंदगी उसने अपनी आंखों से देखी थी, वो अपने दुश्मन को ऐसी भयानक सजा देता था कि मजबूत से मजबूत शख्स भी सुनकर देर जाता था। और वो तो थी नाजुक सी लड़की, उसका जुल्म तो उसे आज भी याद था। सीने में उछलता दिल मजीद शिद्दत से धड़कता, उसे मजीद खौफजदा कर रहा था। सिया कुर्ता शलवार में मुलव्वस दरगाह बदर इसे मजीद खौफनाक लगा था। बेशक वह खूबसूरत मरता, इसकी सुरमई सुर्ख डोलों वाली आंखों में एक तूफान बरपा था, जबकि सिगरेट की ज्यादती से सियालब किसी आफत को छुपाए हुए थे। अनोशा मजीद दीवार के साथ चुपकी जब वो एक सर निगाह डालता बैठ के किनारे पर बैठा। अनोशा एक पल के लिए हैरान हुई। यहाँ वो लड़की, उसके करक भारी आवाज़ गूंजी तो वो अपनी जगह से उछलकर चलता पीछे हुई, लेकिन पीछे दीवार थी। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। एक बार फिर वो दांत पीसे घबराया तो अनोशा के लबों से सुस्की निकली थी। असल इम्तिहान तो अब इसका शुरू होने वाला था। कल रात जब वो सोई तो उसे मालूम नहीं था कि अगला दिन उसके लिए इतनी इम्तिहान लेकर आएगी। दरगाह बदर ने गर्दन मोड़कर उसे सिर्फ निगाह से घूरा और अगले एक पर खड़ा होता उसकी जानिब आया तो उसे बाजू से जकड़कर जमीन की जानिब धकेला। अनोशा चिक के साथ जमीन पर गिरी थी। दरगाह बदर ने झुक कर देती था कि और उसकी ठोड़ी को सख्ती से दबोचा था। समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा था। पहले ही दिन मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की गुस्सा की तुमने कैसे की? वो धाड़ा था अनोशा की। सिया बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की नमी फैल गई थी। वो मम्मी, जुबान बंद करो अपनी, वो पूरी शिद्दत से धाड़ा, जबकि अनोशा सख्ती से आंखें मीच गई। बाजू पर सख्त गिरफ्त ने उसे सख्त अजियत दी थी। उसके मजबूत हाथों की उंगलियां बाजू में मुलव्वस हो गई थी। उसके आंखें खोलो, उसने थोड़ी पर दबाव डाला तो उसे करा कर आंखें खोली। पल के लिए दोनों की निगाह टकराई, दोनों जानिब दिलों ने धड़कनों को तेज किया था। मेरे लिए तुम या तुम्हारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता, और सबसे बढ़कर अपने कातिल चचा की भतीजी हो तुम, जिससे मेरी दुश्मनी ना बहुत पुरानी है, और अब तो इसने मेरी बहन का कत्ल करके मुझ पर ना अपना खून वाजिब कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा। बहुत लाडली थी ना तुम अपने चचा की। अब जब तुम बर्बाद होकर वापस जाओगी तो ही मेरा इंतकाम पूरा होगा, मेरी बहन की रूह पर सुकून होगी। इसके बाद तुम्हारे चचा को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो एक लफ्ज़ चपाकर बोला तो अनोशा ने रहम तलब नजरों से उसे देखा था, जिसकी आंखों में फिलहाल उसके लिए शफाकियत थी। तुम्हारी ये बहती आंखें मासूम असर मुझ पर असर नहीं करेगा। उसने अनोशा को बाजू को झटका दिया, उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो तवाज़ुन ना बरकरार रखते के बाएं सीधा इससे टकराई थी, लेकिन दरगाह बदर ने इसे किसी अछूत की तरह खुद से दूर किया तो वो सीधा उसके कदमों में जा गिरी थी। अनोशा करहा पड़ी, उसका दिल चाहे ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज पहली और आखिरी बार मैं अपनी बात दोहरा चुका हूँ। आज के बाद मेरे हुक्म अदूली की तो याद रखना, मैं माफ़ नहीं करता, मैं सिर्फ सज़ा देता हूँ, और मेरी सज़ा ना मौत से भी बदतर है। वो सजगते हुए बेबसी से रो रही थी।
जबकि उसके अल्फाज कानों में किसी नोकदार कांच की तरह चुभ रहे थे, लेकिन उसके अगले अल्फाज उसका हलक खुशक कर चुके थे। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। उसने एक बार फिर सर उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में फैली तलब। वो बरियत ने अनोशा को बेजान सा कर दिया था। झुका था एक बार फिर से थामने के लिए, जबकि अनोशा का तो पूरा वजूद जिसे किसी दहकती आग के दर्द में था। बाबा मेरे पीछे ये सब क्या हो गया? एक दिन के लिए मैं क्या शेर किया था और पीछे आपने अनोशा का निकाह दरगाम बदर के साथ कर दिया और मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इकबाल जो अभी शहर से हवेली आया था और आते ही उसे अनोशा के निकाह का पता चला, वो सीधा अपने बाप के पास आया था जो पहले ही परेशान था। तुम्हारी बहन खून बहा में वहाँ गई है, अगर बात सिर्फ निकाह की होती तो मैं इतना परेशान ना होता। जवाहर चौधरी ने इकबाल को देखते हुए सर लहजे में कहा था। बाबा लेकिन आप अनोशा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत मासूम है। इकबाल ने दांत पीसते हुए कहा था। तुम्हारे चचा की वजह से ये सब हो रहा है। दरगाम बदर की बहन मरी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दरगाम बदर ने खून बहा मांगा था, 2 शराइत रखी थी, या तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके हवाले कर दूं या फिर अनोशा का उससे निकाह कर दूं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो फैसला किया वो गलत किया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके अनोशा को वापस तो लाना होगा। मैं अपनी बेटी को इस हवेली में रहने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जवाहर चौधरी ने अपनी कनपटी दबाते हुए कहा था। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, या तो आप उस हवेली से अनोशा की लाश ही निकल सकती है। अब जब तक उसके सहारे चल रही ना, मेरा नहीं ख्याल के दरगाह में उसका पीछे छोड़ेगा। इकबाल ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। दरवाजे के बाहर खड़ी नादिया जो कान लगाए उनके बातें सुन रही थी, इकबाल को आते देखकर फौरन से बेहतर वहाँ से हट गई। अनोशा को मैं दोबारा तो इस घर में आने नहीं दे सकती। उसकी मौजूदगी में हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की मुझे एकदम जहर लगती है। लेकिन दरगाम की बीवी भी है, वो पता नहीं मेरी बहन पर क्या गुजर रही होगी। नादिया ने परेशानी से कहा और अनम का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया, जिसने 2-3 कॉल्स के बाद कॉल अटेंड की थी। आपने ये निकाह कैसे होने दिया? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं दरगाम से मोहब्बत करती हूँ, फिर भी। अनम ने कॉल अटेंड करते ही शिकवा करते हुए कहा था। मेरी जान, मुझे खुद निकाह होने के बाद सारी सूरत हाल का पता चला है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, दरगाम तुम्हारा ही है और अनोशा खून बहा में गई है। दरगाम ने अपनी पसंद से निकाह किया, बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए निकाह किया है। अगर अनोशा भी मर जाती तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी वो खून बहा में आई लड़कियों का यही तो हाल होता है। लेकिन सबसे पहले हमें अनोशा के लिए उसके घर वालों के दिलों में नफरत डालनी है, ताकि वो उसे वापस लाने के बारे में कभी ना सोचें और हम जो कुछ मर्जी उसके साथ कर लें, फिर भी हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। नादिया ने इर्द गिर्द देखते अपने शादी प्लान के बारे में अनम को बताया था, जो खामोशी के साथ अपनी बहन की बातें सुन रही थी। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अनम ने भी आतिकी से पूछा। वो तुम बस मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें एडिटिंग तो आती है ना? तुम्हें मैं अनोशा की कुछ तस्वीर सेंड करती हूँ, उनको इस तरह से जोड़ना जैसे वो दरगाम बदर के साथ हंसती मुस्कुराती बातें कर रही हो। दरगाम की तस्वीर तो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, और वो तस्वीर तो तुम मुझे जल्द से जल्द भेज दो। मुझे अच्छे से मालूम है क्या आगे मुझे क्या करना है। नादिया ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ठीक है आपी, मैं आपको अब एडिट करके भेजती हूँ। अनम ने कहते ही मोबाइल बंद कर दिया था और नादिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। दरगाम बदन ने आगे फैलाया। अनोशा को देखते कर हंसगी से कहा था। मैम मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अनोशा ने कपकपाते लहजे में कहा। तुम्हारे कपड़ों से मुझे क्या लेना देना, अपनी शिकल मेरे सामने से गायब करो। तुम्हारा वजूद मुझे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरगाम बदन ने माथे पर तहवील लिए अनोशा को देखते हुए कहा। मैं कहाँ जाऊँ? अनोशा ने बाहरी लहजे में कहा। दरगाम बदर का दिमाग फिर से घूमा तो और वो आगे बढ़ा और अनोशा को नाजुक कलाई पकड़े उसे दरवाजे के पास ले गया। दरवाजा खोलते उसे बाहर की तरफ धक्का दिया, जो जमीन पर औंधे मुंह जाकर गिरी थी। दरगाह वालों ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया था और अनोशा आंसू से भरी आंखों से बंद दरवाजे की तरफ देखा था। निकाह की पहली रात ही तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया। अनम जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख चुकी थी, चलती हुई अनोशा के पास आई और तमस्कुराना अंदाज में उसे देखते हुए कहा था। ओह मैं तो भूल ही गई, तुम तो खून बहा में यहाँ आई हो। अब तो तुम हर जगह से ऐसे ही धुतकारी जाओगी, अभी तो बस ये शुरुआत है। अनम ने मुस्कुराते हुए कहा और अनोशा को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चली गई। मुलाजमा ने भी ये मंजर देख लिया था, वो जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए इसने जाकर बड़ी खानम को अनोशा के बारे में बताया, जिन्होंने अनोशा को अपने कमरे में लाने का हुक्म दिया। अनम इस मंजर को देखकर बहुत खुशी थी कि उससे संभाले नहीं समझ रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी बहन को जान से मार दिया क्यों? दरगाम बदन ने अनोशा को कमरे से बाहर निकालने के बाद अपने कमरे की चीज़ों को बेदर्दी से तोड़ते हुए धारते हुए कहा था। मेरी बहन भी तो बहुत मासूम थी, उसे किस बात की सज़ा मिली? जब मेरी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया तो मुझसे भी रहम की कोई उम्मीद रखना बेकार है। दरगाम बदन ने आईने में खुद के अकस को देखते पूरा दम मगर सख्त लहजे में कहा था और गाड़ी की चाबी पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त उसका मीटर बुरी तरह घुमा हुआ था।
दूसरी जानी मुलाजमा अनोशे को बड़ी खानम के कमरे में छोड़कर चली गई थी। अनोशे शायद अपनी किस्मत पर खुद बुरी तरह रो रही थी। यहाँ मेरे पास सो जाओ, बड़ी खानम ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अनोशे ने बेबसी से रोते हुए कहा था। अनोशे, कल मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करवा दूंगी, लेकिन आज तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, बड़ी खानम ने गहरा सांस लेते हुए कहा था। आप जानती हैं ना कि मैं खून बहा में आई हूँ, तो जैसा बाकी सब मेरे साथ सलूक करें आप वैसा क्यों नहीं कर रही हैं? अनोशे ने बड़ी खानम के पास आते धीमे लहजे में पूछा। अनोशे, तुम्हें मालूम है कि जब मैं पहली बार हवेली में आई थी तो मेरी उम्र क्या थी? बड़ी खानम ने अनोशे का हाथ पकड़े उसे अपने सामने बैठाते हुए बात का आगाज किया। अनोशे ने सुर्ख नाक और आंसू से भरी आंखों से खानम की तरफ ना समझीते देखा था। मेरी उम्र 14 साल थी जब मैं इस हवेली में खून बहा के तौर पर आई थी। बड़ी खानम के इस इंकशाफ पर अनोशे अपना रोना भूलकर बड़ी खानम की तरफ देखने लगी थी। इसे इस बारे में तो मालूम ही नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो इस हवेली और पूरे गांव के सरदार मेरे शौहर मुझे यहाँ छोड़कर खुद शहर चले गए थे, क्योंकि शहर में वो किसी और लड़की को पसंद करते थे। पीछे घर वालों ने मेरे साथ वही सलूक किया था जो खून बहा में आई हर लड़की के साथ होता है, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई ने गलत किया है जिसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैंने बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त की और आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ इस हवेली की बड़ी बनकर। सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो सिर्फ अपने ऊपर वाले की वजह से। इसलिए खुद को मजबूत करो और हर एक का सामना करो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम घबरा किससे रही हो? बड़ी खानम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अनोशे के हाथ पर रखते हुए कहा। तो क्या आप भी इतनी मजबूत बनी थी? सबका सामना कैसे किया था? अनोशे ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, पहले 1 साल तक तो मैंने सबके बुरे रवैयों को बर्दाश्त करती रही, उनकी दी हुई तकलीफ को चुपचाप सहती रही थी। फिर बाद में मुझ में थोड़ी थोड़ी हिम्मत पैदा हुई और फिर मेरा शौहर भी मेरी तरफदारी करने लगा, और एक लड़की जो खून बहा में आई थी वो इस घर की बहू बन गई और इसे वो सारी इज्जत मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन मेरे भाई को सज़ा मिली थी क्योंकि उसने बुरा किया था तो वो सज़ा का हकदार था। बड़ी खानम ने अपनी आखिरी बात पर जोर देते हुए कहा था। मैं जानती हूँ कि चचा ने बुरा किया, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। अनोशे ने नजरें झुकाकर कहा था। उसे बड़ी खानम की बातों की इतनी तो समझ आ गई थी कि उसकी अपनी सबसे बड़ी हमदर्द वो खुद है। अगर वो खुद अपनी कदर नहीं करेगी तो कोई भी उसकी कदर नहीं करेगा। अब तुम यहाँ सो जाओ, बड़ी खानम ने कहा। तो अनोशे ने अदावत में सर हिलाया, लेकिन फिर इसके दिल में एक सवाल आया था। बड़ी खानम, क्या आपको मुझे देखकर गुस्सा नहीं आता कि मैं उस कातिल की भतीजी हूँ जिसने आपकी पोती की जान ले ली? अनोशे ने झिझकते हुए पूछा। कातिल तुम्हारा चचा है, तुम नहीं। अगर तुमने किया होता तो मैं तुम्हारे साथ इतना पेश ना आ रही होती जैसे अब आ रही हूँ। अब आकर सो जाओ, बड़ी खानम ने कहते ही तस्बीह पढ़ने लगी और अनोशे खामोशी के साथ आकर लेट गई। इसके दम में बड़ी खानम के लिए जो सवाल मचल रहा था उसका जवाब मिल गया था, लेकिन अब वो बड़ी खानम के बारे में सोचने लगी थी कि उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। उनके बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। नादिया, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? इकबाल ने नादिया को देखते हुए गुस्से से कहा। वैसे ही अनोशे का सोचकर उसका दर से फटा जा रहा था। इतने में जवाहर चौधरी और सबा बेगम भी वहाँ आ गए थे। आप सब लोग अपनी लाडली की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं और वो वहाँ अपनी पसंद के मर्द से निकाह किए जाने पर बहुत खुश है। नादिया ने इकबाल को देखते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो? इकबाल ने उसके पास आते हुए पूछा था, जिसने हाथ में अनोशे का मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये देखें अपनी लाडली की हरकतें, कॉलेज के बहाने और दर से मिली थी, वो तो इसका मोबाइल रिंग हो रहा था, मैंने पकड़ कर खोला और सामने ही इन दोनों की तस्वीर आई। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। नादिया ने आखिरी बात पर जोर देते हुए कहा। नहीं, ये झूठ है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। सबा ने जल्दी से आगे आते नफी में सर हिलाते हुए कहा। मेरे पास सबूत है, वरना मुझे क्या जरूरत है आपकी लाडली पर इल्ज़ाम लगाने की? नादिया ने मोबाइल एक बार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जिसने स्क्रीन की तरफ देखा तो तस्वीर को बहुत अच्छे से एडिट किया गया था कि देखने वाले को ये असल ही लगती थी। इकबाल ने तस्वीर को देखते हुए मुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया तो मोबाइल अपने बाप की तरफ बढ़ा दी, जिसके तासुरात इकबाल जैसे ही थे। चौधरी साहब, ये झूठ है, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। सबा ने अनोशे के हक में सफाई देनी चाहिए, वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अम्मी, आपकी बेटी की ये तस्वीर देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए तो दरगाह ने शर्तें ऐसी रखी कि आपको मजबूरन अनोशे का निकाह उसके साथ करना पड़े। और ऊपर अनोशे भी इनकार कर रही थी, अंदर से वो भी बहुत खुश थी। नादिया ने तीखे लहजे में कहा था। वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रही थी कि इकबाल और जवाहर चौधरी के दिल में अनोशे के लिए मजीद बदगुमानी पैदा कर सके। आज से अनोशे के बारे में इस हवेली में कोई बात नहीं करेगा, जवाहर चौधरी ने सर लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। इकबाल भी अपने बाप के पीछे चला गया था। नादिया अपने काम से मुतमईन होते आराम से चलते हुई सबा के बाद से गुजरकर अपने कमरे की तरफ चले गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, सबा ने ऊपर देखते हुए बेबसी से कहा। अम्मी जान, मैंने सुना है जवाहर चौधरी की बेटी खून बहा में यहाँ आई है और काफ़ी खूबसूरत भी है। इरफान ने अपनी माँ को देखते हुए पूछा।
भाड़ में जाए वो लड़की, उसकी वजह से मेरी बेटी इतनी दुखी है, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। हुमैरा ने नफरत भरे लहजे में कहा था। अम्मी उस बेचारे को मारने की क्या जरूरत है, उसे मेरे हवाले कर दी। इरफान ने लुफराना अंदाज में कहा, क्या कहा तुमने? हुमैरा ने घूरते पूछा। कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं, लेकिन अब तो मिलना तो पड़ेगा ही। आखिरी बात इरफान ने दिल्ली में कही और वहाँ से चला गया। हुमैरा के शौहर, उसके बड़े भाई और बीवी जो दरगाह बदर के वालिदैन थे, 8 साल पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद दरगाह ने अपने बाप की जगह को संभाला था और गांव का सरदार बन गया था। दरगाह बदर खान की एक बहन थी और हुमैरा के 3 बच्चे थे। ये बड़ी बहन नादिया और इससे छोटा इरफान और सबसे छोटी अनम थी। वो लड़की कहाँ है? हुमैरा ने मुलाजिम को देखते हुए पूछा। बीबी जी वो बड़ी खानम के कमरे में है। मुलाजिमा ने जल्दी से जवाब दिया। बुला कर लाओ इसे, यहाँ वो आराम करने नहीं आई। हुमैरा ने गुस्से से कहा। मुलाजिमा फौरन से पेशतर बड़ी खानम के कमरे की तरफ चली। बड़ी खानम हवेली में मौजूद नहीं थी। मुलाजिमा अनूशे को लिए अपने साथ आई, जो बड़ी खानम के बगैर बाहर आने पर घबरा रही थी। बड़ी खानम के इतना समझाने पर वो अभी तक डरी हुई थी। हुमैरा ने अनूशे को देखा। इसको एक बार फिर से अनम का रोता हुआ चेहरा याद आया, तो जो कल रात अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोई थी कि अनूशे ने दरगाह को इससे छीन लिया है। तुम यहाँ मेहमान नहीं आई हो, खून बहा में आई हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। आज से हवेली के सारे काम तुम करोगी, सफाई से लेकर खाना बनाने तक के सारे काम तुम किया करोगी। हुमैरा ने उसे देखते नफरत से और हकारत से कहा था। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अनूशे ने अपने हाथ की उंगलियों को मड़ोड़ते हुए कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? हुमैरा ने तंदिया अंदाज में कहा। भाभी जब भी हवेली आती थी तो उनको खाना बनाना नहीं आता था और उनको तो आज तक कुछ बनाना ही नहीं आया। अनूशे ने भी दो बदूर जवाब दिया। जब बात इसकी माँ पर जो आई थी तो वो कैसे बर्दाश्त कर ली थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आगे जुबान चलाओ, तुम्हारी तो मैं जुबान काट कर रख दूंगी। हुमैरा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था और अनूशे के कलाई को दबोचे अपने से घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले गई थी। मुलाजमा भी परेशान हो गई थी। बड़ी खानम भी घर पर नहीं थी और वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुलाजमा अनूशा को घसीटते हुए अपने साले कर जा रही थी। जब इरफान ने अपनी माँ को देखा और अनूशा को देखती उसकी आंखें फैल गईं। बेशक वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो जल्दी से अपनी माँ के पास आया। अम्मी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इरफान ने गहरी नजरों से अनूशा को देखते हुए कहा। अनूशा को उसकी नज़रें कुछ अजीब सी लगी थी। उस लड़की को इसकी औकात याद दिलाने लगी। बहुत जुबान चल रही है इसकी। एक दिन स्टोर रूम में रहेगी तो उसे समझ आ जाएगी कि किसके सामने कब और कैसे जुबान चलानी है। मेरा ने गुस्से से कहा था। अम्मी मैं स्टोर रूम में इसे छोड़ देता हूँ, आपको अनम ढूंढ रही है, इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। काफ़ी परेशान लग रही थी। इरफान ने अनूशा पर नज़रें गाड़ते हुए कहा था। मेरी बच्ची की खुशियों की यही कातिल है, इसे तो मैं बाद में देखती हूँ और तुम इसे वहाँ छोड़ देना ताकि इसे कुछ अकल आए, दोबारा ये मेरे सामने जुबान न चलाए। हुमैरा ने इरफान को देखते हुए गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। पीछे इरफान ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अनूशा की तरफ देखा, जिसकी नज़रों से घबराकर वहाँ से जाने लगी थी। जब इरफान ने फौरन उसका हाथ पकड़ा था और अपनी तरफ खींचा था। कहाँ भाग रही हैं भाभी जी, अपना तारुफ तो करवा लें। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है। इरफान ने अनूशा की कलाई से पकड़ते हुए अपने करीब करते लुफराना अंदाज में कहा। अनूशा अपनी कलाई को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मेरा हाथ। अनूशा ने सर और भारी लहजे में कहा। ये ले, छोड़ दिया आपका हुक्म, सर आंखों पर भाभी जी। इरफान ने अपनी सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अनूशा जिसका दिल सूखे पत्ते की मानत कांप रहा था, उसने फौरन से पेशतर वहाँ से भागी थी और बड़ी कमरे में खानम के कमरे में दाखिल होते उसने दरवाजे को लॉक लगाया और गहरी सांस लेती खुद को परसकून करने लगी। आंखों से एक बार फिर उसके आंखों बहने लगे थे। चचा जान क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया आपने? क्या आपकी की सज़ा मुझे अपनी जान के साथ इज्जत भी गंवाकर अदा करनी पड़ेगी? अनूशा हाथ की वजह से आंसू साफ करते बेबसी से खुद से बोली थी और वहीं दरवाजे के साथ लगती ज़मीन पर बैठे रोने लगी। उसके अलावा कर भी क्या सकती थी। बड़ी खानम का कमरा साफ करवा दिया। मुलाजमा ने बड़ी खानम को आकर बताया। वो थोड़ी देर पहले हवेली वापस आए थे, उसका काम बदरबीन के साथ था, जो खामोशी से बैठा किसी सोच में गर्क था। पूरी रात वो हवेली से बाहर गुजार कर आया था। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बड़ी खानम ने मुलाजमा को कहा। वो उसमें सरला से वहाँ से चली गई। हवेली में कोई मेहमान आया है क्या? दरगाम ने बिना बड़ी खानम की तरफ देखे पूछा। अनूशा के लिए कमरा साफ करवाया है, बड़ी खानम ने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए बताया था। खानम मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। वो लड़की खून बहा में यहाँ आई है तो उसके साथ वही होगा जो खून बहा में आई लड़की के साथ होता है। दरगाम बदर ने सर लहजे में कहा। दरगाम बदर खान। खानम ने सर लहजे में उसका पूरा नाम लिया। तुमने अनूशा से निकाह किया, मैं खामोश रही। तुम मुझे खून बहा में यहाँ ले आए, फिर भी मैंने तुम्हारे फैसले की इज्जत की, लेकिन मेरे कुछ सवालात के जवाब दो। अनूशा को तकलीफ देकर क्या तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी? जब उसका कोई कसूर नहीं है तो वो क्यों सज़ा भुगते? और हमेशा मर्द की सज़ा औरत को क्यों मिलती है? तुम खून बहा के बदले अनूशा के भाई की भी जान ले सकते थे। खून के बदले तुम उन्हें अनूशा के साथ निकाह क्यों किया? जवाब दो मेरी बात का।
बड़ी खानम ने संजीदगी से दरगाम बदर को देखते, जो अपने हाथों को आपस में पेश किए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। मेरी बहन का क्या कसूर था? वो क्यों मारी गई? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं भी आपके सवाल के जवाब दे दूंगा। दरगाम बदर ने खड़े होते हुए कहा था, आप मेरे मामला में दखल अंदाजी मत करिएगा। मैं नहीं चाहता मैं आपके सामने कुछ ऐसा बोल दूं कि मुझे बाद में उस पर पछताना पड़े। दरगाम बदर ने जाने से पहले कहा था, पछताना तो तुम्हें पड़ेगा दरगाम बदर खान, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और अब तुम जा सकते हो। बड़ी खानम ने कहते ही अपना रुख तब्दील कर लिया। दरगाम खान जबड़े पीछे वहाँ से चला गया। दरगाम बदर बड़ी खानम के कमरे से गुस्से से निकला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसे नौशे पर बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से आज बड़ी खानम उससे नाराज हो रही थी। सुनो, दरगाम बदर ने मुलाजमा को बुलाया। जी साहब। मुलाजमा जल्दी से दरगाम बदर के सामने हाजिर हुई और नजरें झुकाकर कहा, वो लड़की कहाँ है? दरगाम बदर ने नौशे के बारे में पूछा। मुलाजमा समझ गई कि दरगाम खान किसकी बात कर रहा है। साहब, वो बाहर गार्डन में बैठी हुई है। मुलाजमा ने हिचकाते हुए बताया। दरगाम ने अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए, जहाँ अनूचे सूखी घास पर बैठी हुई थी। दरगाम उसके करीब गया और बेदर्दी से उसके बाजू से पकड़े उसे खड़ा किया और बिना संभलने का मौका दिया उसे घसीटते हुए एक कमरे की तरफ ले गया, जो काफी सालों से बंद पड़ा था। उसका दरवाजा खोलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अनूचे समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। दरगाम अपने कमरे में दाखिल होते अनूशे के बाजू को छोड़ा, जो अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और सीधे औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। तुम्हारी औकात इस जगह पर रहने की है, ना कि आलीशान कमरे में रहने की। दरगाम ने उसके पास घुटनों के बल बैठते उसे बालों से दबोचते उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा था। खिड़की की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिसे अनूशे को दरगाम खान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दरगाम अनूशे की सूझी हुई आंखें, मुझे वह चेहरा बात नहीं देख सकता था। लेकिन इसके सर पर अपनी बहन का बदला लेने का भूत सवार था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, अनूशे ने कराते हुए कहा। दर्द? ये दर्द तो कुछ नहीं, तुम्हारी बुरी जिंदगी ना बिजी दर्द में गुजरेगी। तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल मैंने तकलीफ ना बना दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। दरगाम बदर ने किसी किस्म के रहम की उम्मीद मत रखना। दरगाम ने खालिदगी से एक एक लफ्ज़ चबाकर अनौशे की आंसू से भरी आंखों में देखते हुए कहा था। तकलीफ उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन मुकाबिल को तो परवाह ही कहाँ थी। दरगाम ने अनूशे के बालों को झटका देकर छोड़ा और खड़ा होते हुए वहाँ से लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से चला गया। पीछे अनूशे ने रोते हुए इर्द गिर्द देखा, जहाँ हर तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से तो इसे वैसे ही डर लगता था, इसलिए आंखों में खौफ ली। जिस तरफ खिड़की से रोशनी ज्यादा आ रही थी, वहां पर अपने घुटने पर सर रखे बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। बड़ी खानम ने मुलाजमा से पूछा था कि अनूशे कहाँ है, इससे पहले कि वो कुछ कहती। वो मेरा दरवाजा नॉक करते कमरे में दाखिल हुई थी। खानम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, उमेरा ने संजीदगी से कहा। खानम ने मुलाजमा को जाने का इशारा किया, जो वहाँ से चली गई थी खामोश। बोलो, क्या बात करनी है? खानम ने भी पूछा। आपको अच्छी तरह जानती कि अनम दरगाह बदर के बेहतर है और अब वो निकाह की इस लड़की को हवेली ले आया और मेरी बच्ची का रो रो का बुरा हाल हो रहा है। उमेरा ने बड़े खानम को देखते हुए परेशानी से कहा। दरगाह बदर खान की मंगनी अनम से कभी नहीं हुई उमेरा, और तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानती हो। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, जिस पर दरगाम ने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो वो बताओ? बड़ी खानम ने सर लहजे में पूछा था। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द दरगाम और अनम का निकाह हो जाए। मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। हुमेरा ने बेबस लहजे में कहा था। ठीक है, तुम खुद दरगाम खान से बात कर लो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। बड़ी खानम ने हुमेरा के पीछे खड़े दरगाम बदर को देखते हुए कहा था, जो हुमेरा की सारी बातें सुन चुका था। वो अपने रवैये की माफ़ी मांगने बड़ी खानम के पास आया था। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो एहसास हुआ कि उसे ऐसे बड़ी खानम से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक यही तो थी जिनकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। हुमेरा ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ दरगाम बदर माथे पर तहवल लिए खड़ा था। चच्ची, आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक हफ्ते पहले मैंने अपनी बहन को कब्र में उतारा है और अभी तो उसे गुजरे 2 हफ्ते भी नहीं हुए और आपको अपनी बेटी की निकाह की पड़ी है, और मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? दरगाह बदर ने हुमेरा को देखते हुए संजीदगी से पूछा, जो गुस्से से उसे देख रही थी। आगे से क्या जवाब दे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दरगाम की एक एक बात दुरुस्त थी। देखो दरगाम, मैं जानती हूँ कि यह गलत है, इतनी जल्दी मुझे निकाह की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उस लड़की से भी तो निकाह किया है ना? हुमेरा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। वो लड़की खून बहा में यहाँ आई, मेरी पसंद से ये निकाह नहीं हुआ, और उस लड़की के होने या ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी ज़िंदगी इस हवेली की मुलाजमा बनकर रहेगी। उसके अलावा अगर किसी ने दोबारा उसकी बात मेरे सामने की तो मैं अगली बार तहम्मुल से कोई बात नहीं करूँगा। दरगाह बदर ने हुमेरा की आंखों में आंखें देख डालते हुए धमकी आमेर लहजे में कहा था। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा ज़रूर था कि हुमेरा की ज़ुबान तालों में जकड़ गई थी। बड़ी खानम खाचू मुझे खड़ी बदर की बातें सुन रही थी। हुमेरा बिना कुछ के वहाँ से चली गई, लेकिन एक बात की तो उनकी समझ में आ गई थी कि दरगाह बदर को अनूशे की परवाह नहीं है, अब वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। बड़ी खानम हुमेरा के जाते ही दरगाह बदर ने नरम लहजे में इनका नाम पुकारा। दरगाह बदर खान, नमाज का वक्त हो गया है, अब तुम जा सकते हो, मुझे नमाज पढ़नी है। खानम कहते ही वजू करने चली गई थी। दरगाह जानता था कि वो क्यों से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो खामोशी के साथ वहाँ से चला गया था।
अम्मी आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात खानम और दुर्गाम से निकाह की करने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ी देर इंतजार कर लेती। नादिया ने मोबाइल कान से लगाए परेशानी से कहा था। मुझे क्या मालूम था कि दरगाम साफ इनकार कर देगा, लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया कि अनोशा के होने या ना होने तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हुमैरा ने आहिस्तगी से कहा था, अम्मी यहाँ भी मैंने कुछ ऐसा खेल खेला है कि उसका बाप और भाई उसके खिलाफ हो गया है। अब आप उसके साथ कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप मुझे क्या करना चाहिए? अनम तो दरगाम के पीछे पागल हुई पड़ी है, एक ही जिद के बेटी है कि उसे दरगाम से निकाह करना है। हुमैरा ने परेशानी से कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, हम उस बेवकूफ़ से बात करती हूँ। नादिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा और 2-4 बातें करने के बाद मोबाइल बंद कर दिया। अभी वो पीछे मुड़ रही थी कि उसके मुस्कुराते चेहरे पर एकदम परेशानी ने ले ली। अम्मी आप कोई काम था? नादिया ने घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा, वरना सभा के तासुरात चेहरे के देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारी बातें सुन चुकी है। समा ने एक कदम नादिया की तरफ बढ़ाया और उसे बिना संभलने का मौका दिए बगैर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था, जिसे बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे सभा की तरफ देखा। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया सिर्फ इसलिए कि तुम उससे जलती थी? तुमने अनोशे को उसके बाप और भाई की नज़रों में गिराया, और जानती हो शायद इसीलिए आज तक अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा, क्योंकि जब तुम्हारे दिल में दूसरों की औलाद के लिए अच्छा ख्याल नहीं ना, तो ना जाने तुम अपने बच्चों के साथ क्या करोगी। सबा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, आप मुझे औलाद न होने का ताना दे रही हैं? नादिया ने सारी बातों को नज़रअंदाज किए इस बात को पकड़ते हुए बेयकीनी से पूछा, हाँ दे रही हूँ, और मैं इस दिन को कोसती हूँ जब मैं अपने बेटे की दुल्हन बनाकर तुम्हें इस हवेली में लेकर आई थी, और मैं अभी जाकर इकबाल को तुम्हारी नापाक ख्यालात के बारे में बताती हूँ। समा ने सुरुख आंखों से नादिया को देखते हुए कहा और अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। नादिया फौरन होश में जल्दी से उसने सबा का हाथ पकड़े उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके खींचने पर सबा के कदम बुरी तरह डगमगाए थे। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और ज़मीन पर जा गिरी। लेकिन पास ही जो टेबल था उसके शीशे का कोना सबा के सर के जोर से पीछे जाकर लगा था। समा ने कराते अपने सर पर हाथ रखा जहाँ से रवानगी के साथ खून बह रहा था। समा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो ज़मीन पर पड़ी बेहोश हो गई। नादिया ने आंखें फैलाए मुंह पर हाथ रखा। अम्मी ये क्या हो गया? नादिया ने खौफजदा लहजे में खुद से कहा। वो फौरन आगे बढ़ी और सबा को कंधे से पकड़कर हिलाया, कहीं ये मर तो नहीं गई। नादिया ने परेशानी से अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, नादिया सोच कुछ, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि कोई देख ले। नादिया ने दिल में कहा और फौरन से पेशतर वहाँ से भागी थी और जाते ही अपने कमरे में बंद हुई। वो तो शुक्र था कि मुलाजमा कुछ ही मिनट पहले वहाँ आ गई थी। उसने मुलाजमीन के साथ मिलकर सबा को अस्पताल पहुँचाने का काम सर अंजाम दिया और इकबाल के साथ जवाद चौधरी को भी बता दिया, जो हवेली में मौजूद नहीं थे। तुम हवेली में ही नहीं थी ना, तो ये सब कैसे हो गया? तुम्हें अम्मी का ख्याल रखना चाहिए था। इकबाल ने नादिया को देखते हुए गुस्सा खाते हुए कहा था। नादिया अपनी नकली आंसू बहा रही थी। वो भी अस्पताल आई थी। जवाद चेहरे पर संजीदगी लिए खड़ा था। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब पता नहीं वो कैसे गिर गई, हो सकता है कि उनका पैर फिसल गया हो। नादिया ने परेशानी से कहा। उसे तो इस बात की भी फिक्र खाई जा रही थी कि अगर सबा को होश आ गया और उसने सच बता दिया तो उसका क्या होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। इकबाल ने अपनी माँ का पूछा, आई एम सॉरी, लेकिन सर के पीछे चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई है, डॉक्टर ने इकबाल को देखते हुए बताया। नादिया ने तो ये सुनते ही सुकून का सांस लिया था, वरना उसकी तो सांसें अटकी हुई थी। डॉक्टर साहब वो कोमा से कब तक बाहर आएंगी? इकबाल ने बेताबी से पूछा। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कोमा से बाहर आने को तो वो कल भी आ सकती हैं, लेकिन मैं कोई आपको उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों को कोमा से बाहर आने के लिए पूरी ज़िंदगी भी लग जाती है। इसलिए हर सूरत हाल के लिए आप खुद को तैयार रखिए, डॉक्टर ने तफसील से इकबाल को बताते हुए कहा था। जवाद चौधरी खामोशी से सब कुछ सुन रहा था और नादिया परसकून थी। डॉक्टर ने मजीद कुछ हिदायत दी और वहाँ से चला गया। बाबा आप हवेली चली जाइए, मैं और नादिया यहीं पर ही हैं। इकबाल ने अपने बाप को देखते हुए कहा, जो अपने सर को हल्का सा कंधे से वहाँ से चला गया था। इकबाल पूछे, क्या मैं अस्पताल में रहूँगी? नादिया ने इकबाल के पास आते लहजे में हैरानगी लिए पूछा। इकबाल ने उसे ऐसी नज़रों से कुछ घूरा कि उसने अगली बात नहीं की और आराम से वहाँ जाकर बेंच पर बैठ गई। इकबाल ने अपने माथे को 2 उंगलियों से सिलाते हुए कुछ सोचने लगा। अनोशे उसी अंधेरे कमरे में घुटनों पर सर रखे रो रही थी। जब दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर उसने सुर्ख आंखों से सामने देखा जहाँ बड़ी खानम खड़ी थी। उनका चेहरा तो उसे नजर नहीं आया था, लेकिन होलिये से तो वो पहचान गई थी कि वो कौन है। अनोशे चलो मेरे साथ, बड़ी खानम ने संजीदगी से कहा। तो अनोशे अपनी जगह से खामोशी से के साथ उठ खड़ी और बड़ी खानम के साथ चल पड़ी। जब वो दोनों बाहर निकली तो दरगाम चेहरे पर पति रहे तासुरात लिए खड़ा था। उनके पीछे ही अनम चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जब उसने बड़ी खानम को अनोशे के कमरे की तरफ जाते देखा तो फौरन दरगाम के पास गई। उसे बताया कि ये बड़ी खानम अनोशे के पास गई है। अनोशे पर से वैसे ही गुस्सा था, इसलिए फौरन अपने कमरे से बाहर निकला और बड़ी खानम के पीछे उसने सर झुका चलती अनोशे को देखा। अनम दरगाम और अनोशे को देख चुकी थी तो इसे कमरे में छोड़कर गया था। खानम आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? दरगाम ने लहजे में करतगी लिए पूछे तो
चौधरी साहब की हवेली से फ़ोन आया था, उसकी माँ अस्पताल में है और उसकी हालत नाजुक है। मुझे लगता है कि इस वक्त एक बेटी को अपनी माँ के पास होना चाहिए। बड़ी खानम ने दरगाम को देखते हुए बताया था। अनोशे ने फ़ौरन चेहरे ऊपर किया, बेयकीनी से बड़े खानम की तरफ देखा। मेरी अम्मी ठीक है, इनको क्या हुआ? अनोशे ने जल्दी से खानम के पास आते हुए पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, दरगाम बोल पड़ा, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। दरगाम ने अनोशे के चेहरे की तरफ देखते अपना हुक्म सुनाया था, लेकिन दरगाम बड़े खानम ने कुछ कहना चाहा। ये मेरा हुक्म है, दरगाम ने दो टोक लहजे में कहा और हवेली से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनम भी चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए वहाँ से चली गई थी। खानम मुझे अस्पताल जाना है प्लीज़। अनोशे ने खानम का हाथ पकड़ा, बेबसी से रोते हुए कहा था। बड़ी खानम ने उसकी बात सुनने के बाद मुलाजमा को मार दी और उसे चादर लाने का हुक्म दिया, जो थोड़ी देर बाद चादर लेकर आ गई थी। इसको लो और चलो मेरे साथ। बड़ी खानम ने अनोशे को देखते हुए कहा, जितने जल्दी से चादर को ओढ़ा और उनके साथ चल पड़ी। बड़ी खानम अनोशे को हवेली लिए बाहर आ गई, जब ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा था। बीबी जी को अस्पताल ले जाओ, यहाँ पास में एक अस्पताल है, यकीनन अनोशे की माँ को वहीं लेकर गए होंगे। बड़ी खानम ने ड्राइवर को देखते हुए कहा। जी साहब, आपका हुक्म बड़ी खानम। ड्राइवर ने नजर झुकाकर कहा, ड्राइवर के साथ ही वापस आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। बड़ी खानम ने अनोशे को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा खिल उठा था वो बिना कुछ कहे बड़ी खानम के गले लग गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनोशे ने कहा तो बड़ी खानम ने उसका कंधा थपथपाया। जाओ। बड़ी खानम ने कहा तो अनोशे गाड़ी के अंदर बैठ गई। गाड़ी हवेली से बाहर निकली तो खानम ने चेहरे पर हैरानगी लिए अपने पीछे खड़े गार्ड को मुड़कर देखा, जिन्होंने अनोशे को नहीं रोका था। खानम के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अनोशे अस्पताल पहुंची तो इसने रिसेप्शन पर अपनी माँ का नाम बताते उनके बारे पर पूछा, लेकिन उसे इकबाल नजर आ गया था। अनोशे जल्दी से इकबाल के पास आई और इससे सबा के बारे में पूछा। इकबाल तो अनोशे को यहाँ देखकर हैरान हुआ था, फिर से नादिर की कही हुई बात याद आई तो उसके चेहरे के तासुरात लम्हा भर में तब्दील हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इकबाल ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे अम्मी से मिलना है, वो ठीक तो है ना? अनोशे ने जल्दी से पूछा। इस वक्त वो जितनी परेशान थी इकबाल के लहजे पर तो ध्यान ही नहीं दे पाई। ठीक नहीं है, वो कोमा में चली गई हैं और अब तुम भी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इकबाल ने गुस्से से अनोशे की कलाई पकड़ते हुए कहा और उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा। अनोशे सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। भाई, मुझे अम्मी को देखना है और आप ये क्या कह रहे हैं? अनोशे ने खुद को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अस्पताल के बाहर जाते ही इकबाल ने उसकी कलाई को छोड़ा। उससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, दो मजबूत हाथों ने उसे कंधे से थामा था। अनोशे ने चेहरा ऊपर किया, अपनी मसीहा को देखा, लेकिन मुकाबले को देखते उसकी आंखें खौफ के मारे मजीद फैल गई थी। तुम्हें मना किया था ना, अब सदा के लिए भी तैयार रहना। दरगाम ने अनोशे की आंखों में देखते आयत की, मगर गंभीर लहजे में कहा और उसके कंधों पर गिफ्ट मजबूत की थी। अनोशे तकलीफ के मारे करना उठी थी। ले जाओ इसे यहाँ से, आज से हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इकबाल ने सर लहजे में कहा, लेकिन इसकी बात है एक पल की नहीं है। तो दरगाह बदर को भी हैरान किया था। प्लीज़ भाई, एक बार मुझे अम्मी को देखने तो दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़। अनोशे ने रोते हुए अपने भाई को देखते हुए कहा और उसकी तरफ आना चाहा, लेकिन दरगाम ने उसे बाजू से दबोचा था। चलो यहाँ से, दरगाम ने सर में कहा और बिना उसकी कोई बात सुने उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और गाड़ी के अंदर उसे बैठाया, जिसके लोग इनको देख रहे थे। अनोशे ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरगाम गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बस एक बार अपनी माँ को देखना है। अनोशे ने आंसू से तर चढ़ा रही है दरगाम के सवार चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। दरगाम ने हवेली पहुंचते गाड़ी को झटके से रोका और दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोलते अनोशे को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला था और उसे घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। अनम जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसने इन दोनों को देखा, लेकिन हैरानगी तो इसे इस बात पर हो रही थी कि वो बिना दरगाम की इजाज़त के इस हवेली से अनोशे का बाहर कदम रखना तो नामुमकिन था, क्योंकि बाहर खड़े गार्ड सिर्फ और सिर्फ दरगाम बदर का हुक्म मानते हैं, तो वो हवेली से कैसे बाहर जा सकती थी? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ की कमरे की तरफ उसने कदम बढ़ाया, वही अब उसकी परेशानी दूर कर सकती थी। दरगाह बदर ने कमरे में जाते ही अनोशे का हाथ छोड़ा, जो मैं मुश्किल खुद को गिनने से संभाल पाई थी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो मेरी मर्जी के बगैर तुम हवेली से तुमने कदम क्यों बाहर निकाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म टालने की? दरगाम ने आगे बढ़ते अनोशे की नाजुक कलाई को पकड़ उसे पीछे कमर के साथ लगाते सर लहजे में पूछा। मेरी माँ अस्पताल में थी, जिंदगी और जंग की मौत लड़ रही थी और आपने मुझे रोका। क्यों मैं आपकी बात मानती? अनोशा ने खुद को आज़ाद करवाते हुए चीखते हुए कहा, लेकिन दरगाम की कितनी मजबूत थी। मत भूलो कि तुम खुद हमें यहाँ आई हो, मेरा हुक्म मानना तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है, समझी? और कोई मेरे सामने जुबान चलाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास तौर पर तुम्हारा मेरे सामने जुबान चलाना। दरगाम ने अनोशा की आंसू से भरी आंखों में देखते हुए सरमेरी से कहा था। अनोशा तकलीफ के मारे करवा रही थी। छोड़े मेरा हाथ, अनोशा ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। छोड़ दूं? जो काम तुमने किया उसकी सजा तो मिलेगी ना, और आज सजा मिलेगी तो दोबारा कभी मेरी बात न मानने की गलती भी नहीं करोगी। दरगाम ने लहजे में कहा और खैर बरसाती नजरों से अनोशा को देखते हुए कहा, आप चाहते कहाँ क्या हैं? क्यों मुझे कल तकलीफ दे रहे हैं? अगर आपको अपनी बहन का बदला मुझसे लेना है ना, तो एक बार ही मुझे मार क्यों नहीं देते? अनोशा ने रोते हुए दरगाम को देखते हुए कहा, जो उसे धमकी देने के बाद गहरे सांस लेते खुद को परसकून करने लगा था। गुस्से में वो सब बोल गया था। दरगाम ने मुड़कर अनोशा को देखा, जिसका चेहरा कुछ ही पल में मुरझा सा गया था।
गहरी आंखें एकदम वीरान सी लग रही थी। बेशक सामने खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत थी। आज पहली बार राम ने उसको गौर से देखा था, लेकिन उसके सर पर तो बदले का भूत सवार था। मौत तो तुम्हें इतनी आसान लगती है। मौत मांगना आसान है, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो कोई भी जुबान से मौत मांगता तो उसे आ जाती। आधी दुनिया तो ऊपर पहुंच चुकी होती। और जानती हो कभी कभार मौत से ज्यादा दर्दनाक जिंदगी होती है, और मैं तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा।